अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्म्स यूज्ड इन वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसके दो केसेस डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट केस था मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन और सेकंड केस था सिंपल पेंडुलम की मोशन का। और उसके बाद हमने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्म्स यूज्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या जनरली वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं वो हमने आज इस लेक्चर में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इस तरह से है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है आगे पीछे मोशन जो हो रही होती है किसी भी बॉडी की, ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे जब अपनी मोशन को रिपीट करती है तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे सिंपल पेंडुलम को देख सकते हैं कि रेस्ट पोजीशन में जब ये होता है तो ये अपनी मीन पोजीशन में होता है, जो कि ये दरमियान वाली पोजीशन है। और जब इसको वाइब्रेटरी मोशन करवाते हैं हम तो ये इसी मीन पोजीशन के आगे पीछे अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता है, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और इसके बाद अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लें तो हमने कहा था कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। और डेफिनेशन हमने इसकी ये तकरीबन पिछले 3 लेक्चर्स में हर लेक्चर में रिवाइज की है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन इन वाइब्रेटरी मोशन the net force or acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। तो वाइब्रेटरी मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी? जब नेट फोर्स या एक्सेलरेशन जो बॉडी के ऊपर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पोजीशन पे बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से, उस टाइम पे उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स या एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन का मतलब क्या है कि ये जो नेट फोर्स है या एक्सेलरेशन है इनकी डायरेक्शन हमेशा इस दरमियान वाली मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। ठीक है, तो ये हम पहले भी 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो हमने टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है सबसे पहले वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। कोई भी बॉडी जो वाइब्रेशन कर रही है, वाइब्रेटरी मोशन कर रही है, ठीक है, उसके एक मुकम्मल चक्कर यानी कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ पे ही वापस वो आए एक चक्कर कंप्लीट करके, तो उसको हम कहेंगे कि ये वन वाइब्रेशन। अब इसको समझने के लिए यहाँ से हम इस पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से अगर हम इस पोजीशन से स्टार्ट करें तो बॉडी इधर गई और वापस जब वो इसी पोजीशन पे लौटेगी तब हम कहेंगे कि इसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों। सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये जो अभी हमने एक वाइब्रेशन कंप्लीट देखी है, इस वाइब्रेशन को पूरा करने में जितना बॉडी को टाइम लगा है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है ना? एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए बॉडी को जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा? उसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का अगर हम यूनिट देखें तो टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड्स। ठीक है ना? इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं जी टाइम पीरियड इसका हो सकता है 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो। तो डिफरेंट पेंडुलम्स के लिए या डिफरेंट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए जो टाइम पीरियड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसकी मेजरमेंट हम कौन से यूनिट को यूज करते हुए करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड्स। नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ हमने यहाँ पे बच्चों स्टडी करनी है वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है या स्लो भी कर रही है तो 1 सेकंड में वो जितनी वाइब्रेशंस या अपने साइकिल्स कंप्लीट करेगी बॉडी, उसको उसकी क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये पेंडुलम बार-बार अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो 1 सेकंड में ये जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा, वो उसकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला देखें तो इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है ना? टाइम पीरियड जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, उसका अगर रेसिप्रोकल ले लें तो वो इक्वल किसके होता है? फ्रीक्वेंसी के। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़। ठीक है? फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट यूज़ करते हैं हम वो है हर्ट्ज़ या इसको पर सेकंड भी कहा जाता है। साइकिल्स पर सेकंड, वाइब्रेशंस पर सेकंड। ठीक है? लेकिन जो आम लैंग्वेज में या नॉर्मली हम बुक्स में पढ़ते हैं वो कौन सा यूनिट यूज़ होता है? हर्ट्ज़ यूज़। लास्ट जो चीज़ हमने पढ़नी है बच्चों वो है एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? जब बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रही है, ठीक है, इसकी यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं कि जब बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रही है तो उसकी ये वाली जो पोजीशन है जो कि ओ वाली पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो अब ये इस तरफ अगर जा रही है तो पोजीशन ए तक जा रही है और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये पोजीशन बी तक जा रही है। अब ये पोजीशन ए और पोजीशन बी ये दोनों है इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है ना? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया है? ओ से ए तक का जितना डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, यानी कि इस लाइन से इस पोजीशन तक जितना डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वो है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस साइड पर। और यहाँ से अगर हम देखें तो इधर से ओ वाली लाइन से इस बी पॉइंट तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वो इसका बन रहा है इस साइड पे। ठीक है ना? तो चाहे हम ओ से ए की तरफ देखें या ओ से बी की तरफ देखें, दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस है इसका वो सेम है। और यही डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम आसान अल्फाज में डिस्कस करें तो ये क्या आ जाएगा कि द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि ओ से ए तक या ओ से बी तक। तो मीन पोजीशन से किसी भी साइड के एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इसका एम्पलीट्यूड। अब इन्हीं डायग्राम में अगर हम एम्पलीट्यूड शो करें तो इधर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? एम्पलीट्यूड। और अगर पेंडुलम के लिए हम देखें तो यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस है, या इधर भी देखें तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है बच्चों मीटर होता है, तो इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर्स, यानी कि एम्पलीट्यूड का यूनिट भी जो होगा वो मीटर्स ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बच्चों आपने याद रखनी है, वो क्या है कि लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? एक पूरी जो वाइब्रेशन है वो एम्पलीट्यूड का 4 गुना होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना तो वाइब्रेशन को 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया कि इस एक्सट्रीम पोजीशन से पहले वो गया मीन पोजीशन तक, फिर इधर मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहाँ से वापस मीन पोजीशन और फिर यहाँ से वापस एक्सट्रीम पोजीशन। और इनमें से हर सेगमेंट का यानी कि हर हिस्से का जो डिस्टेंस है वो ए है। तो क्योंकि 4 दफ़ा बॉडी ने ए के बराबर डिस्टेंस कवर किया है, तो इसलिए टोटल जो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी टोटल, वो कितना होगा? वो इक्वल होगा 4a के। ठीक है बच्चों? तो ये 4 टर्म्स हैं जो कि आपने याद रखनी है, जो कि रिलेट करती हैं किससे? या वाइब्रेटरी मोशन से या सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों टर्म्स समझ आ गई होंगी अच्छे से। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।